Hello everyone, welcome to IRBU Education. My name is Akshita and I am your biology faculty at IRBU Education. आज हम लोग बात करने वाले हैं जो नीट का करंट हम लोग का पेपर हुआ है लास्ट संडे रिसेंटली 2021 में, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो पेपर ना दो सेक्शन में आया था, ए और बी सेक्शन में बायोलॉजी में। ए सेक्शन यूजुअली बॉटनी वाला होता है एंड बी सेक्शन जो सेक्शन होता है यूजुअली वो जूलॉजी का होता है। बट मैंने जहाँ तक पेपर एनालाइज किया, पेपर में ना क्वेश्चंस बड़े ही मिक्स कर रहे हैं, तो ऐसे मत एक्सपेक्ट करना कि ए सेक्शन में केवल बॉटनी वाले क्वेश्चंस है या बी सेक्शन में केवल जूलॉजी। नहीं, पेपर ना क्वेश्चन इंटरमिक्स करते जा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको एक स्ट्रोक में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और लास्ट जो पेपर का पोर्शन होने वाला है वीडियो जहाँ पे खत्म होता जाएगा, वहां पे मैं अपना जो एनालिसिस है पेपर को लेके वो भी कुछ डिस्कस करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो वी आर गेटिंग स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है 101। 101 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, इन स्पाइट ऑफ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इन नेचर, which mechanism in competing species might have evolved for their survival। तो इंटर कंपटीशन एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट है, उसके बाद भी ऐसा कौन सा तरीका है जो कंपीटिंग स्पीशीज ने इवॉल्व किया है जिससे वो अच्छे से सरवाइव कर पाए। क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी चैप्टर 1 से। ठीक है, वहां पे हमने बात की थी रिसोर्स पार्टीशनिंग के बारे में। रिसोर्स पार्टीशनिंग होता क्या है, अगर किसी एक स्पीशीज के पास 100 चीजें हैं खाने के लिए और दो स्पीशीज आपस में एक दूसरे से बहुत compete कर रही है बहुत विग्रस वे में, तो 100-100 वो डायरेक्ट ना जाकर 50-50 जो है वो डिविजन करके खा लेते हैं। तो रिसोर्स का वो पार्टीशन कर लेते हैं जिससे कोई एक स्पीशीज डेथ भी ना हो, स्पीशीज की स्टारवेशन भी ना हो और दोनों स्पीशीज का काम बन जाए। ठीक है, तो ये हमारा रिसोर्स पार्टीशनिंग का तरीका है। आंसर रिसोर्स पार्टीशनिंग इसलिए है क्योंकि बाकी के तीनों ऑप्शन ऑब्वियसली गलत है। म्यूचुअलिज्म प्रेडेशन तो खुद एक तरीके हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन के, वो आंसर हो नहीं सकते। कॉम्पेटिटिव रिलीज जो है दूसरा फिनोमिनन होता है जहाँ पे सुपीरियर स्पीशीज इंफीरियर स्पीशीज को एलिमिनेट कर देती है। तो ये जो है हमने क्वेश्चन यहाँ कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेब्यूलर। बाय द वे टेब्यूलर फॉर्म वाले क्वेश्चन इस बार नीट में काफी इजी आए हैं। सबसे पहले कंसेप्ट क्या होता है, ये वाले क्वेश्चन में हम टाइम बचा भी सकते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट भी हो सकता है। सबसे पहले कंसेप्ट ये होता है कि क्वेश्चन को पढ़ लो, मैच करके एक दो मैच करने के बाद पहले ऑप्शंस देख लो, अगर ऑप्शन मैच होते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं या फिर उसको पूरा खत्म करते हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं। देखो लिस्ट 1 में दिया है सेल्स विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, जिनके पास एक्टिवली सेल डिवाइड करते हैं। कौन से होते हैं, सभी को पता है ये बात, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। और ऐसे टिश्यूज जो हमारे सिमिलर सेल्स होते हैं, सभी जो परमानेंट वाले सेल में दो कैटेगरी थी ना कि एक सेल सारे सिमिलर, एक सेल में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स आते हैं। सिंपल वाले होते हैं जो है सारे सिमिलर, और डिफरेंट टाइप के जो है टिश्यूज वो हमें देखने को मिलते हैं वेस्कुलर टिश्यूज में, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टाइप के टिश्यूज है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या क्या आ गया, जाइलम में ट्रैकीड वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और कोलिनकाइमा, और वहां पे हमारा क्या आ गया, जो नेक्स्ट पोर्शन है उसके अंदर हमारा जो फ्लोएम है उसके अंदर सीव ट्यूब्स, कैम्पेनियन, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं। और डेड जो सेल्स हैं वो हमारे स्क्लेरिड्स के अंदर होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा के बने हुए होते हैं। तो अब मैच करके देख लेते हैं। ए का हम लोग को सेकंड चाहिए, तो ए का सेकंड एक ही जगह है, तो हम ये भी करके देख सकते थे। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इज करेक्ट। फाइन, आगे चलते हैं। During purification process of recombinant DNA technology, एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट्स आउट। ठीक है, तो जो हमारा प्योरिफिकेशन वाला मेथड है ना, हम क्या करते थे, बायोटेक से क्वेश्चन आया है। बायोटेक जो है हमारा जहाँ पे हम डीएनए को सेपरेट आउट करते थे, तो हमने बहुत सारा सेल का कंटेंट ले लिया, सब कुछ ले लिया, एजिटेट कर लिया, अलग कर लिया, एवरीथिंग इज डन। अब जैसे ही हम उसके अंदर चिल्ड इथेनॉल डालते थे ना ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो डीएनए हमारा सेपरेट होकर अलग से स्ट्रैंड्स बना लेता था। तो क्वेश्चन में ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट्स आउट व्हाट। तो जैसे ही हम चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट करते डालते हैं तो डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाता है। फाइन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 104। तो कोहेशन, एडहेशन, सरफेस टेंशन, गटेशन, ये हमारे चार ऐसे टॉपिक है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स हैं, प्लांट फिजियोलॉजी का पहला क्वेश्चन यहाँ आ गया है। देखो ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये तीनों काफी कंफ्यूजिंग से होता है, बच्चों को एक बार में समझ में नहीं भी आता है। तो सबसे पहले वो टिक करो जिसके लिए श्योर हो, तो डी वाला टिक करो। डी वाला गटेशन, श्योर होते हैं हम कि प्लांट के ऊपर को जो लिक्विड फेज निकल रहा है, लिक्विड मटेरियल निकल रहा है, उसको गटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो गटेशन के लिए
More attraction in liquid phase, mutual attraction among water molecules, water loss in liquid phase, water loss in liquid phase. गटेशन जो है वो हमारा क्या हो गया, वाटर लॉस इन लिक्विड फेज। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं। पहले देख लेते हैं कि डी ऑप्शन में क्या क्या है। डी ऑप्शन में थर्ड और थर्ड, ठीक है, दो जगह दिया है तो और रूल आउट करना पड़ेगा। कोहेशन क्या होता है, कोहेशन होता है पार्टिकल्स के बीच में आपस में म्यूचुअल अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपस में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन करते हैं वो हमारा है कोहेशन। एडेशन क्या होता है, एडेशन होता है हमारा पार्टिकल अगर टेस्ट ट्यूब में है तो टेस्ट ट्यूब की वॉल के साथ हो गया या पोलर सरफेसेस के साथ इसका जो है म्यूचुअलिज्म जो होगा, रिलेशनशिप होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एडहेशन। तो एडहेशन में ऑप्शन फोर्थ हो गया। तो अभी देखते हैं क्या आता है हमारे पास, कुछ निकलता है क्या आंसर। डी इज थर्ड, सी हमने किया नहीं, बी इज फोर्थ एंड ए इज सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही बनता है, तो हमने मार्क कर दिया फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर कौन सा है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट से क्वेश्चन आया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर of pollen grains from anther of one plant, एक प्लांट का एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। ठीक है, डिफरेंट प्लांट आ गया, इसका मतलब दिमाग में आना चाहिए जीनोगेमी। ठीक है, which during pollination brings genetically different types of plant to stigmatize। ये तो डेफिनेशन दे दी, किसकी डेफिनेशन, बड़ा इजी क्वेश्चन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से जीनोगेमी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। Which of the following stages of meiosis involves division of centromere? अच्छा क्वेश्चन आया है कि सेंट्रोमियर का डिवीजन किसके अंदर होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग किसके अंदर होती है। तो जब हम वहां पे चैप्टर पढ़ते हैं तो हमने देखा था कि एनाफेज जो होता है, कौन सा, माइटोसिस का एनाफेज या मियोसिस पूछा है, लेकिन पहले माइटोसिस का डिस्कस करते हैं। ये हमारे हो गए सेंट्रोमियर्स, ये हमारे हो गए स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, और ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं यही आगे जाके किसको लेकर आ रहे हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स लेकर आ रहे हैं क्रोमोसोम्स को। ठीक है, ये इस तरीके से आ रहे हैं। वहां पे जब हम देखते थे तो क्या डिस्कस करते थे, वहां पे हम यही चीज डिस्कस करते थे कि सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग होती है एनाफेज के अंदर, है ना, और इसके जो सेंट्रोमियर होते हैं वो सेंट्रियोल की तरफ होते हैं और आर्म्स जो है वो पीछे की तरफ मूव करती है। तो ये जो है हमारा किसके अंदर होता था, माइटोसिस के अंदर। अब जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि मियोसिस जो है, मियोसिस दो फेज में होता है, फर्स्ट एंड सेकंड, मियोसिस 1 एंड 2, और सेकंड डिवीजन जो है ना वो एग्जैक्टली लाइक माइटोसिस होता है। ये बात भी हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो बिना एनी डाउट हम क्या टेक कर सकते हैं, देखो बाकी तो तीनों, अगर एनाफेज 1 देते तो कंफ्यूजन था, तो बाकी तो तीनों फेज ही नहीं दिए, यहाँ दोनों जगह तो इक्वेटोरियल प्लेट बनती है, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका होता है, तो ऑप्शन ही अच्छे नहीं दिए पहली बात तो, कि जिसमें हम कंफ्यूज हो सके। तो इसीलिए हमको क्या करना है, स्ट्रेट आंसर टिक कर देना है एनाफेज 2। फाइन, अब चलते हैं आगे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट, अच्छा कौन से चैप्टर से था बाय द वे क्वेश्चन, सेल डिवीजन, सबको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन पीसीआर। ठीक है, पीसीआर में कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन मतलब कि ये हमारे डीएनए स्ट्रैंड जो होते हैं ना, इसको सेपरेट करते हैं हम लोग। ठीक है, सेपरेशन हो जाता है अलग अलग, ये एक हो गया एंड देन ये दूसरा हो गया, ये हमारा सेपरेशन हो जाता है, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद इनका सेपरेशन की मल्टीपल कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज जो है वो हमारे तीसरे स्टेप के अंदर जाके जो है साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स है। दूसरा स्टेप हमारा होता है अनीलिंग। जो हमारा अनीलिंग वाला प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या होता है, इन्हीं स्ट्रैंड्स के अंदर क्या लग जाते हैं, प्राइमर्स लग जाते हैं जो कि एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक्सटेंशन वाला प्रोसेस हो गया। तीसरा जो प्रोसेस होता है वो हमारा होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो है उसके अंदर क्या बनती है, मल्टीपल कॉपीज। तो सिंपल सिंपल हमको ये याद है, बायोटेक में बड़ा ही इजी पॉइंट वहां पे दिया हुआ है। पीसीआर रिएक्शन वैसे भी इजियर साइड पे पड़ती है तो हम लोग उनको ठीक से देखते हैं। फाइन, तो हमारा डीनेचुरेशन, अलीलिंग, एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया क्वेश्चन। अब उसके बाद देखो, गैमा आर प्रेजेंट इन प्लांट किंगडम से क्वेश्चन आया है, गैमा किसके अंदर प्रेजेंट होती है, मार्केंशिया। मार्केंशिया किसका एग्जाम्पल है, मार्केंशिया है लिवरवुड्स का एग्जाम्पल। ठीक है, तो आंसर हमारा सही हो गया लिवरवुड्स। आगे चलते हैं। The production of gametes by parents, formation of zygote, the F1 and F2 plants can be understood from a diagram called।
क्वेश्चन आया है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर से, और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्या ही क्वेश्चन बनाएंगे वो वहां पे। आंसर है हमारा पुनेट स्क्वायर। देखो बुलेट स्क्वायर कुछ नहीं होता, पन स्क्वायर कुछ नहीं होता, नेट स्क्वायर कुछ नहीं होता, बायो में कोई टर्म नहीं है, पुनेट स्क्वायर टर्म है। अब मतलब क्या होता है, ये ऐसा स्क्वायर है जहां पर हम पेरेंट्स को भी लिख सकते हैं, जायगॉट क्या बनने वाला है वो भी लिख सकते हैं, पेरेंट्स के गैमीट भी लिख सकते हैं, मतलब जायगॉट क्या बनने वाला है वो भी, और F1 और F2 जनरेशन भी लिख सकते हैं। तो ऐसा क्रॉस जिसमें हम एक साथ सब कुछ लिख सकते हैं वो पुनेट स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ से सही हो गया। द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन इज, ठीक है, तो जो हमारे फाउंडर इफेक्ट को लीड करती है वो पॉपुलेशन कौन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एक पॉपुलेशन में वो फैक्टर कौन सा होता है। देखो फाउंडर इफेक्ट हमने पढ़ा है इवोल्यूशन में हार्डी विंगर प्रिंसिपल के अंदर। यहाँ पे हम लोग क्या बात करते थे कि एक फिनोमिनन होता है जो सडनली हो गया है, सडनली ना बहुत बड़ा म्यूटेशन आ गया है, उसको हम बोलते थे जेनेटिक ड्रिफ्ट। और ये जब सडनली आता था तो नई स्पीशीज बनने के भी चांसेस रहते थे। ठीक है, तो नई स्पीशीज फाउंड हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते थे, फाउंडर इफेक्ट बोल देते थे। ठीक है, और जो इससे हम जो पॉपुलेशन इसे फाउंड करती है ना उसे फाउंडर्स भी बोल देते हैं, है ना। तो ये हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट आंसर जो है वो सही हो गया। हार्डी विंगर प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जाता है, उसे कर लोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। साफ साफ वहां पे हाईलाइटेड वर्ड्स में लिखा है फाउंडर इफेक्ट इज फाउंड इन जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो ये हमारा क्वेश्चन इजी हो गया है। अब जेनेरा लाइक सिलेजिनेला सैल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर, दो टाइप के स्पोर्स बनाते हैं। सच प्लांट्स आर नोन एज, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं। तो प्लांट जो है देखो, होमोसोरस कुछ नहीं होता, हीट्रोसोरस कुछ नहीं होता, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गए। होमोस्पोरस तो देखो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट बोला है। ठीक है, जेनेरा लाइक सिलेजिनेला एंड प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गैमीट्स या फिर स्पोर्स बोला है, टू टाइप ऑफ स्पोर्स बनाता है, तो होमो नहीं होता ना, अलग अलग टाइप हो गए, तो क्या होगा आंसर, हीट्रोस्पोरस हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन हमें दिया है यहाँ पर, plants follow different pathways in response to environment or phases of life टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, वो बोल रहे हैं एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में प्लांट्स डिफरेंट टाइप के पाथवे शो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं। उस फिनोमिनन को चैप्टर आया है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाले चैप्टर से, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, प्लांट फिजियो का जो आखिरी चैप्टर है। आंसर होगा प्लास्टिसिटी। देखो ये वाला डायग्राम मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ये प्लास्टिसिटी से है। ठीक है, और ये वाला डायग्राम वहां पे बना हुआ भी होता है। ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो है जो हमारा यहाँ पे वो दिया है, कोरिएंडर के बारे में बात की थी। ठीक है, तो ये जो है हमारा ना वो एक तरीके से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे ऐसा रहता है, लेकिन अब अगर इसी को ही उठाकर मैं एक्वाटिक रीजन के अंदर डाल दूं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, वो अपनी सारी लीव्स लॉस कर देगा, जो भी उसके खराब होने वाले रीजन है उनको हटा देगा। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में ना प्लांट डिफरेंट डिफरेंट पाथवे जो है अडॉप्ट करता है। वो किसका डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है प्लास्टिसिटी का, साफ साफ दिया है एनसीईआरटी में, उससे रिलेट करके ये जो डायग्राम है हम वहां पे देखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे को चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट। ठीक है, इसी को ही बताने के लिए मैंने यहाँ क्वेश्चन जो है सॉरी यहाँ पे मैंने ये टेबल डाली है। अभी देखो वैसे तो ये क्वेश्चन ना वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल से आया, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है, आपको टेबल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मॉर्फिन कोडीन पक्का सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, फिर देखो विनब्लास्टिन करक्यूमिन पक्का होते हैं, रबर और गम्स पक्का होता है। सिंपल बात होती है, अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज अलग से ही मेंशन है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे टेबल में मॉर्फिन और कोडीन दिया है। ठीक है, एल्केलॉइड्स होते हैं। फिर उसके बाद क्या दिया है, विनब्लास्टिन करक्यूमिन दिया है, ड्रग्स होते हैं। विनब्लास्टिन करक्यूमिन्स क्या हो गए, ड्रग्स हो गए। फिर उसके बाद चलते हैं आगे, रबर्स और गम्स दिया है, तो रबर्स और गम्स क्या हो गए, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस हो गए। तो सिंपल ये जो चीज है वो यहाँ पे हमने देख ली कि यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को तो हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन दिया है वो बहुत इजी था। अब चलते हैं आगे, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन जो आया है चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से, जो हमारा वन ऑफ द हार्डेस्ट चैप्टर होता है। तो देखो यहाँ पे क्या आया है, बहुत ही इजी पोर्शन दे दिया, सेंट्रल डोगमा दे दिया। ठीक है, तो सेंट्रल डोगमा देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि डीएनए का जो है इस तरीके से ये फोल्ड अप हो गया, यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है।
फिर उसके बाद डीएनए से एमआरएनए बनने पे यहाँ पे बी मार्क किया है। एमआरएनए से जो है लास्ट में क्या बनने पे, ये तो मैं बता ही देती हूँ, प्रोटीन बनने पे क्या मार्क किया है, डी मार्क किया है। और भी कुछ नहीं पता होगा ना, तो ये तो पक्का पता होगा। अब हम मैच करके देख लेते हैं जो है प्रोटीन किसके किसके अंदर आ रहा है। प्रोटीन 3 के अंदर दिया है, ठीक है। तो एक और चीज हमको रूल आउट करनी पड़ेगी। देखो, सबसे पहले क्या होता है, हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। उसके बाद डीएनए एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, किस प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। और फिर हमारा एमआरएनए से प्रोटीन बन जाता है ट्रांसलेशन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन में बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ ट्रांसडक्शन दिया है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा सेकंड ऑप्शन में तो है ही नहीं, प्रोटीन ही नहीं गिवन है, तो ये वैसे ही गलत हो जाता है। अब उसके बाद आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, तो थर्ड ऑप्शन में सीरीज से रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन दिया है, तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। अब उसके बाद आगे चलते हैं। बोल रहे हैं कि व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द टू इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। अगर देखो साइड में डायग्राम अटैच किया है, इसको अच्छे से देखो। बोल रहे हैं कि अगर क्रोमोसोम के सेंटर पे जो हमारी आर्म्स है क्रोमोसोम की, वो अगर अटैच्ड है, ठीक है, क्रोमोसोम के सेंटर पे अगर आर्म अटैच्ड है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऐसे क्रोमोसोम को हम बोलते थे मेटासेंट्रिक, ठीक है। एनसीईआरटी में गिवन है चैप्टर कौन सा, सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो when the centromere is situated in the middle of the two equal arms of chromosome, the chromosome is referred to as, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन पूछा है, कुछ घुमाया नहीं है, कि बीच में अगर क्रोमोसोम के है सेंट्रोमियर, तो और ये हाफ हाफ उसमें डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो क्या उस क्रोमोसोम को हम बोलेंगे, तो उस क्रोमोसोम को हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए स्ट्रैंड ऑन अ जेल स्टेन्ड विथ इथीडियम ब्रोमाइड, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चन आया है। तो डीएनए स्ट्रैंड्स जो है हमारा, वो जब भी हम उसको इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन कर देते हैं, ठीक है, इस पे कोटिंग चढ़ा देते हैं, व्हेन व्यूड अंडर यूवी रेडिएशन अपीयर एज, बहुत इजी क्वेश्चन है, वहां पे दिया है येलो ऑरेंज या ब्राइट ऑरेंज बैंड वहां पे गिवन है। तो क्या क्या है, येलो बैंड, ऑरेंज तो देखो आएगा ही आएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ब्राइट ऑरेंज इज करेक्ट, डार्क, ठीक है। तो फाइन, हमारा आंसर क्या हो गया, सेकेंड वाला, ब्राइट ऑरेंज बैंड। बहुत इजी क्वेश्चन है, बायोटेक से आया है, फर्स्ट चैप्टर से हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आया। बोल रहे हैं इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करने के बाद जब यूवी के अंदर देखेंगे तो क्या कलर प्रोड्यूस होगा, ब्राइट ऑरेंज, ठीक है। येलो ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज, कुछ भी लिखा हो, ऑरेंज लिखा होना चाहिए, प्रोवाइडेड है। द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटो पीरियोडिज्म इज, ठीक है। देखो फोटो, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि फोटो पीरियोडिज्म में हम क्या बात करते हैं कि फ्लावरिंग हो रही है, ठीक है, हम बोलते हैं कि फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन फ्लावर सनलाइट को ससेप्ट नहीं करते, फ्लावर सनलाइट का परसेप्शन जो है एक्सेस नहीं करते, कौन करता है, लीफ, लीफ उनको अचीव करता है, एंड देन फिर वो इतना ट्रिमेंडस अमाउंट में फोटोसिंथेसिस कि वो फिर फ्लावरिंग इंड्यूस करते, ठीक है। तो ये हमारा कुछ कुछ प्लांट्स में फोटोपीरियोडिज्म का मैकेनिज्म है, जिसका आंसर होगा लीफ, ठीक है। हमें लगता है कि नहीं और भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, पर आंसर होगा लीफ। अभी देखो आगे, when gene targeting involved gene amplification is attempted in an individual's tissue to treat disease is known as, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि जब भी जीन टारगेटिंग, जीन एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, जीन को टारगेट करते हुए जीन को एम्प्लीफाई कर रहे हैं, मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं एक इंडिविजुअल के टिश्यू में, कुछ पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करने के लिए, उन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन बायोटेक का जो एप्लीकेशन वाला चैप्टर है वहां पे हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था ना, जीन थेरेपी वाला, 4 ईयर ओल्ड गर्ल पे हम लोग कर रहे थे। तो हम उस पर्टिकुलर जीन को टारगेट करते हुए एम्पलीफाई करके उसकी डिजीज को ठीक कर रहे थे, ठीक है। आंसर क्या जाएगा, जीन थेरेपी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोइशियस, ठीक है। तो इनमें से कौन सा प्लांट जो है वो मोनोइशियस होता है। देखो बहुत इजी है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म फर्स्ट चैप्टर में दिया है, वहां पे ये इमेज आपको दिया है, आपने नोटिस की होगी, ये वाली इमेज वहां पे आपको शो कर रहा है, ठीक है, ये वाली इमेज। तो यहाँ पे देखो ये जो इमेज है वो किसकी है, स्ट्रेट एंड सिंपल कारा की है, ठीक है। कारा की जो इमेज है वो हमारी क्या है, यहाँ पर ऊगोनियम और एंथ्रीडियम जो है हमारा, दोनों चीजें दी है, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, और मोनोइशियस पूछा है। देखो ये क्वेश्चन ना बड़ा ही अच्छी जगह से आया है, ऐसे क्वेश्चंस जो है पेपर में 2-3 जगह पूछे गए हैं, बाकी पूरा पेपर बहुत इजी है, बट ये वाकई में
हाईली कंसेप्चुअलाइज जो है ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा हो गया फीमेल सेक्स मेल सेक्स दोनों साथ प्रेजेंट है, तो ये हमारा आंसर जाएगा मोनोइशियस। ठीक है, सिंस ऑप्शन में दिया है तो हमारा वहां पे ध्यान जाता है कि हमने वहां देखा था। अब उसके बाद देखते हैं आगे, which of the following is not an amplification of PCR? ठीक है, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन नहीं है पीसीआर का? ठीक है, कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं तो वो देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एप्लीकेशन पढ़ा है? हाँ बिल्कुल पढ़ा है। जीन एम्प्लीफिकेशन भी बिल्कुल पढ़ा है। प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, नहीं नहीं, हम पीसीआर से प्यूरिफिकेशन थोड़ी करते हैं जीन को आइसोलेट करके। और वापस जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया है डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन, तो हम जीन अगर म्यूटेट हुआ है तो उसका डिटेक्शन भी पीसीआर से हो जाता है, लेकिन थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट, तो ये हमारा एप्लीकेशन नहीं है। अगेन बायोटेक से क्वेश्चन है, इस बार बायोटेक से काफी क्वेश्चन आए। आगे चलते हैं, सेल चैप्टर से अगेन एक छोटा सा इजी सा क्वेश्चन आया, बहुत इजी है। क्रिस्टा, क्रिस्टा कहाँ पढ़ा है? माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा है। क्या होते थे? इनफोल्डिंग होते थे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर स्पेस के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हम मार्क कर देंगे क्रिस्टा होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के इनफोल्डिंग्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। सबसे पहले हम ऑप्शन नीचे देख लेते हैं, टाइम बचेगा अगर एक ही ऑप्शन दिया होगा तो। ए का थर्ड है, थर्ड एक ही में दिया है वाकई, देखो इससे हमारा टाइम बच गया ना। क्रिस्टा हमारे इनफोल्डिंग्स है माइटोकॉन्ड्रिया के, बाकी चेक कर लेते हैं। बी का बोल रहे हैं फोर्थ है थाइलेकॉइड्स फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक्स फाउंड इन स्ट्रोमा, एकदम सही बात है। सेंट्रोमियर जो हमारा सी ऑप्शन है उसके लिए फर्स्ट बोल रहे हैं सेंट्रोमियर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इन द क्रोमोसोम, एकदम सही बात है। सिस्टरने के लिए बोल रहे हैं डिस्क शेप्ड सेक्स इन गोल्जी अपैरेटस, एकदम ठीक। तो देखो केवल एक टिक करा ऑप्शन हमारा और आंसर सही हो गया। अब बोल रहे हैं डायडेल्फस स्टेमन्स आर फाउंड इन, तो देखो डायडेल्फस हमने एक फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा? फेबेसी का। फेबेसी का किसके लिए होता है? पी के लिए होता है ना। तो वहां पे हम देखते हैं कि 9 तो एक साथ है स्टेमन की यूनिट्स और एक अलग होती है ना। देखो डायडेल्फस कंडीशन किसको बोलते हैं कि स्टेमन दो बंडल्स में प्रेजेंट है, दो बंडल्स में हमारे स्टेमन्स प्रेजेंट हो, है ना। तो ये एक हो गया, ये दूसरा बंडल हो गया, तो इस वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या जाता है? पी। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। 123 क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। देखो अगेन टेबल वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन बाय द वे काफी अच्छा है, काफी अच्छा बना है ये वाला क्वेश्चन। यहाँ से एक हमने अच्छा क्वेश्चन ऊपर देखा, ठीक है, एक हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे ना हमको ये क्वेश्चन आया है स्ट्रेटेजीज वाले चैप्टर से। वैसे वो बड़ा ही गंदा चैप्टर होता है, लाइक वो हमें अच्छे से याद भी नहीं हो पाता और मतलब उससे हमें इतना नहीं मजा आता उसको पढ़ के। लेकिन ये वाला टॉपिक अच्छा होता है। कहाँ से बना है? टिश्यू कल्चर से, तो वहीं से क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन। ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन के लिए टोटीपोटेंसी पोमैटो, पोमैटो में प्रोटोप्लास्ट का जो है वो फ्यूजन करते थे हम, कि दोनों के हम प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कर देते थे तो वो हमारा पोमैटो बनता था। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर जो है हमारा वो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? वो हमारा टोटीपोटेंसी के जो है उसके थ्रू होता है। एक सेकेंड, सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं कि प्रोटोप्लास्ट से ही देख लेते हैं कि आता है क्या। देखो ए वाला जो ऑप्शन है सेकंड, एक ही दिया है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया आंसर? वो हमारा हो गया करेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए। बाकी और चेक कर लेते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर फर्स्ट बोल रहे हैं टोटीपोटेंसी। मैरिस्टेम कल्चर बोल रहे हैं, मैरिस्टेम कल्चर हम वायरस फ्री प्लांट में करते हैं, ठीक है, तो सही हो गया अगेन फोर्थ वाला। माइक्रो प्रोपोगेशन हम किसके लिए करते हैं? सोमा क्लोन्स जो बनते हैं माइक्रो प्रिपरेशन के लिए उनकी वजह से उनको बोलते हैं। अब एक अगेन बहुत इजी क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से फिर एक अगेन इजी क्वेश्चन। एमेंसालिज्म पूछ रहे हैं कि एमेंसालिज्म जो है वो हमने क्या पढ़ा है एमेंसालिज्म के बारे में। तो सिंपल सी बात पढ़ी थी एमेंसालिज्म में कि एक स्पीशीज को तो होता है नुकसान और दूसरी स्पीशीज को ना फायदा ना नुकसान, तो वन इज नॉट इवन गेटिंग बेनिफिटेड और लाइक हार्म्ड, और एक को हार्म हो रहा है। ठीक है, एमेंसालिज्म जो है स्पीशीज ए इज गेटिंग हार्म एंड स्पीशीज बी इज गेटिंग, तो ठीक है आंसर 0 हो गया।
मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि एमेंसालिज्म का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। वहाँ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की एक इंटरेस्टिंग बात है कि वहाँ पे सारे सबके जितने भी दिए हैं, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कॉम्पिटिशन, एमन जो है हमारा कॉमनसालिज्म और म्यूचुअलिज्म, सभी के एग्जाम्पल दिए, बट एमेंसालिज्म का एक भी एग्जाम्पल नहीं दिया। आप मुझे जल्दी से एग्जाम्पल जो है इसका सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अब उसके बाद है, आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन 125 पे आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट पोजेस अ कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस, यही गलत है। सीव ट्यूब में कभी भी न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। एंड यूजुअल साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, तो वो बात बाकी की तो अलग है, लेकिन कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस ही नहीं होता, तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई। बाकी पढ़ के टाइम नहीं खराब करेंगे। टिपिकल एनजीओ, ये मैं पेपर के लिए बता रही हूँ। पेपर में हमें बाकी जब एक को हमें कंफर्म है तो दूसरा हमें नहीं खराब करना है। अपना प्रिपरेशन ही हमेशा ऐसे रखो कि पेपर में हम फालतू टाइम अपना वेस्ट ही ना करें। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मेच्योरिटी, ठीक है, सभी को पता होता है, इसका इमेज एकदम छपा हुआ होता है माइंड के अंदर। क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से, लेकिन फिर भी मैंने इमेज अटैच कर दिया है। क्या है? देखो, 3 सेल्स तो ये हो गए और 3 ही न्यूक्लियस ये हो गए, ठीक है। 3 सेल्स ये हो गए और 3 ही न्यूक्लियस है इनके पास, ठीक है। ये हमारा बीच में एक पूरा बड़ा सेल है और इसके पास 2 न्यूक्लियस है। तो कितने हो गए? सेल्स तो हो गए हमारे पास 7, न्यूक्लियस हमारे पास हो गए 8। तो बड़ा ही इजी है, सबको याद होता है वैसे। ये हमारा हो गया 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेट, बहुत इजी। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गे कंटेन्स मैनिटॉल एज रिजर्व फूड मटेरियल? मैनिटॉल था फेओफाइसी का, फेओफाइसी है ना, फेओफाइसी जो हमारे थे उनका हमारा मैनिटॉल था। अब फेओफाइसी का एग्जाम्पल कोई दिया है क्या, देखते हैं। एक्टोकार्पस फर्स्ट एग्जाम्पल ही वैसे तो फेओफाइसी का है, उसके अलावा ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी होता है, वोल्वोक्स सिलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी। तो एक्टोकार्पस क्या हो गया हमारा? मैनिटॉल का जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो एक्टोकार्पस में होता है। अब उसके बाद है ठीक है, द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से अगेन टॉपिक आ गया हमारा क्वेश्चन, वहीं से उसी टॉपिक से क्वेश्चन आया है। तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो डिस्ट्रॉय वीट करने, वीट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज में आता है, ठीक है। तो IAA इंडोल एसिटिक एसिड, NAA24D IBA। देखो साफ साफ जो है हमारा चैप्टर में साफ साफ ये लाइन लिखी है 24D के लिए, ठीक है। 24D के लिए साफ साफ ये बात लिखी है कि ये हमारा वीड को डिस्ट्रॉय करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये ऐसी लाइन है जो यूजुअली टीचर्स हाईलाइट कराते हैं पढ़ाते वक्त, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वेश्चन आराम से इजी है, सॉल्व कर लोगे। अब द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रेफर्ड टू एज, ठीक है। तो वहां पे हमने कौन से चैप्टर से, इकोसिस्टम से क्वेश्चन है, हमने वहां 2 चीजें पढ़ी थी। क्लाइमेक्स और क्लाइमेक्स कम्युनिटी में तो तुम कंफ्यूज हो गए ही नहीं, ठीक है, कुछ भी वहां पे उसका कंसेप्ट ही नहीं है। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? स्टैंडिंग क्रॉप होता है बायोमास, कि एक समय पे बायोमास कितना है एक इंडिविजुअल में, वो होता है स्टैंडिंग क्रॉप। और स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है कि एक समय पे न्यूट्रिएंट्स कितने हैं उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में। तो क्वेश्चन में क्या मेंशन किए? सब न्यूट्रिएंट्स, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम। तो इससे आंसर क्या जाता है हमारा? स्टैंडिंग स्टेट। बाय द वे जिनका भी ये पेपर है ना, काफी क्वेश्चंस उन्होंने ठीक मार्क किए हैं। म्यूटेशन इन प्लांट सेल्स कैन बी इंड्यूस्ड बाय, म्यूटेशन किससे इंड्यूस्ड होते हैं? देखो काइनेटिन की तो बात नहीं है, इंफ्रारेड की भी नहीं है, जियाटिन भी। काइनेटिन जियाटिन दोनों प्लांट हार्मोन्स है, नहीं बात करेंगे उनके बारे में। इंफ्रारेड्स भी नहीं करते हैं। गामा रेज जो है ना, उनके लिए मेंशन है कि गामा रेज जो है वो हमारे म्यूटेशन कॉज करने के लिए माने जाते हैं। फाइन, आगे को चलते हैं। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो देखो, pyramid of biomass in C is generally inverted, ठीक है। तो C के अंदर जो है हमारा बायोमास का जो हम देखते हैं ना, वो इन्वर्टेड ही होता है, क्योंकि बड़ी फिशेस, बायोमास बोला है मतलब वेट, तो बड़ी फिशेस एंड में आती है, तो वो हमारा इन्वर्टेड ही होता है यूजुअली, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट। तो जब नीचे वाला सही है तो ऊपर वाला सही, तो नीचे वाला गलत है, खुद से नॉट करेक्ट पूछा है क्वेश्चन में। आगे को चलते हैं। देखो अब बात कर रहे हैं इन द इक्वेशन GPP माइनस R इज इक्वल्स टू NPP। अगेन ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी इकोसिस्टम से, जस्ट नीचे वाला जो है वो भी इकोसिस्टम से। तो देखो GPP होता था ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है,
ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और जीपीपी क्या होता है कि जो प्लांट सबसे पहले को प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस करके, लेकिन फोटोसिंथेसिस करने के बाद अपना रेस्पिरेटरी लॉस माइनस करते हैं उसमें से, उसके बाद जो हमारे लिए अवेलेबल होता है खाने के लिए वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारा होता है एनपीपी। तो रेस्पिरेटरी लॉस जो है वो यहाँ पर आ गया। तो अब बोल रहे हैं कि जो आर है वो किसको डिनोट करता है, ठीक है। आर किसको डिनोट करता है इक्वेशन में, तो आर डिनोट करता है रेस्पिरेटरी लॉसेस को, ठीक है। तो जीपीपी इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसमें से रेस्पिरेटरी लॉस माइनस करने के बाद हमारे लिए अवेलेबिलिटी बचती है खाने के लिए, जिसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गे प्रोड्यूसेस कैरागीन। कैरागीन जो है हमारी रेड एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, आंख बंद करके मार्क कर देंगे, ठीक है। आगे चलेंगे। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोरगम। सोरगम है हमारा C4 प्लांट, इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखनी है, सोरगम है हमारा C4 प्लांट, ठीक है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोरगम इज, तो C4 प्लांट में पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या, आंख बंद करके मार्क करेंगे, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये फोटोसिंथेसिस से वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है जो आ सकता है। एक और आएगा आगे आई गेस, कुछ साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन से रिलेटेड है। देखो अभी चलते हैं आगे। हाँ तो ये टेबल है, टेबल में देखो आगे देखेंगे, वही सेम कंसेप्ट रखेंगे, पहले एक मार्क करने के बाद देखेंगे सही है क्या। लेंटिसिल्स दिया है, एनाटॉमी से क्वेश्चन आया, लेंटिसिल्स दिया है, लेंटिसिल्स हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में काम आते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ ऑप्शंस में देखेंगे, लेंटिसिल्स इज ए, तो ए का थर्ड एक ही में दिया है, ठीक है। तो इससे हमारा जो है ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। बाकी कॉक कैम्बियम जो है हमारा, उसको फैलोजन हम लोग बोल देंगे, जो हमारा सेकेंडरी कॉर्टेक्स है उसको फैलोडम बोल देंगे, कॉक हमारा सुबेरियन डिपोजिशन में आएगा, तो हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट मार्क हो जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन बी बायोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन जो रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेट, ठीक है। टर्मिनल स्टेट तक जो रोल है वो रहता है, ये बात लिखी है एनसीईआरटी में, एकदम करेक्ट है। फिर बोल रहे हैं इन ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 gives rise to 2 ATP molecules and one FADH2 gives rise to 3 ATP, जस्ट ऑपोजिट लिखा है। NADH2 तो क्या देता है, NADH2 बनाता है 3 ATP मॉलिक्यूल्स और FADH2 बनाता है 2 ATP मॉलिक्यूल, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे ऑपोजिट लिखा है, तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा गलत हो गया। सिंपल है, आगे चलते हैं। देखो 137 में अगेन मार्क द फॉलोइंग आया, और भी कुछ नहीं याद रहता है ना हमें इसके अंदर। देखो यहाँ पे फैमिलीज लिखी है, यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला, तो ऐसे में एक केस में हमें ये तो याद रहता है कि लिलियासी का क्या है, लिलियासी में हमेशा पेरियांथ मिलता है देखने को, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो ये रहा पेरियांथ, ये हमारा पी पेरियांथ हो गया, तो लिलियासी इज थर्ड। और यूजुअली मुझे भी रह जाता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को रह जाता है, फेबेसी भी याद रह जाता है। तो फेबेसी कैसे याद रखना है, डाइथिकस जो है डायडेल्फस एंथर है हमारा, ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा फेबेसी का हो गया, इसमें डायडेल्फस एंथर है, फाइन। तो ये हमारा हम ये मार्क कर देंगे। सबसे पहले लिलियासी से सेकंड ऑप्शन, सी का सेकंड एक ही में गिवन है फर्स्ट वाले में, तो ये आंख बंद करके सही मार्क कर देना है। बहुत इजी क्वेश्चन था, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन सकते हैं, पर ये बहुत इजी था। अगेन सेल डिवीजन से क्वेश्चन आया है, एस फेज का बोल रहे हैं कि एस फेज जो है हमारा सेल साइकिल के अंदर वो क्या करता है, तो सिंपल सी बात है, एस फेज क्या करवाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन। ऑप्शंस चेक करेंगे, ए का फोर्थ, तो ए का फोर्थ दो जगह दिया है, ठीक है। तो अब हम G2 फेज देख लेते हैं। G2 फेज जो है हमारी, उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, हाँ इसके अंदर हमारे प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। G1 फेज देख लेते हैं, इंटरवेल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, एकदम ठीक बात है, क्विसेंट फेज है, इनएक्टिव फेज, ठीक है। तो बाकी भी देख लेते हैं। बी का क्या है, बी का फर्स्ट है, तो बी का फर्स्ट, सेकेंड वाला करते ही रूल आउट हो जाएगा आंसर, आंसर इज थर्ड, ओके। आगे चलते हैं। अब देखो प्लाज्मिड PBr 322 बायोटेक से क्वेश्चन, प्लाज्मिड PBr 322 हैज PST फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट। PST फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट होती है ये वाली, ठीक है। तो ये वाली साइट यहाँ पर हमने देख ली,
ये पीएसटी फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाली लिखा है यहाँ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, वैसे तो पर एनसीईआरटी का फिगर है तो वहां पे की थी हमने ऑलरेडी। तो पीएसटी फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट विद इन द जीन एम्प्लीफिकेशन आर, ठीक है। तो हमारा जो एम्पिसिलिन आर है उसके लिए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, विद इन द जीन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, दैट कन्फेयर्स एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एएमपीआर जो है हमारा जो है एम्प्लीफिकेशन रेजिस्टेंट देता है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट देता है, सॉरी। इन दिस enzyme is used for if this enzyme is used for inserting a gene for beta galactosidase production, ठीक है। तो अगर यही एंजाइम हम यूज करें बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोडक्शन वाले में, उसमें जीन इंसर्ट करने के लिए, एंड द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज इंसर्टेड टू एन ई कोलाई। अब अगर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को ई कोलाई के अंदर डालें तो क्या ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? इट विल नॉट बी एबल टू कन्फेयर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट टू द होस्ट सेल, जो फर्स्ट आंसर है ना, वैसे तो वही ठीक है। आगे और पढ़ लेते हैं। द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स विल हैव द एबिलिटी टू रेजिस्ट एम्पिसिलिन एज वेल एज प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइडेज, नहीं। इट विल लीड टू द लाइसिस ऑफ होस्ट सेल, नहीं। इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस अ नोवल प्रोटीन विद डुअल एबिलिटी, नहीं। तो देखो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखो कि एक जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो हमारा एक ही चीज के लिए पर्टिकुलरली वर्क करने के केपेबल ठीक से होता है। तो जहां पे इन्होंने लिख दिया ना कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है पीएसटी1 जो है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ले रहे हैं एम्पिसिलिन एएमपीआर वाली साइड के लिए, और उसी को ही हम यूज कर रहे हैं किसके लिए? बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने के लिए। तो वहीं पे बात क्लियर हो जानी चाहिए कि अब वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस नहीं बियर करेगा, ठीक है। तो ये हमारा अच्छा क्वेश्चन बना है यहाँ से, अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो। इन कैपिंग मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडेड टू 3 डैश, नहीं 5 डैश होता है। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ही ऐड करते हैं कैपिंग में बिल्कुल, बट 5 डैश एंड पे ऐड करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो हमारा रो फैक्टर के साथ बाइंड करता है क्या? अगर उसको क्या करना है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट करना है तो। और फिर उसके बाद है द कोडिंग स्ट्रैंड इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपीड टू एमआरएनए। जो हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है, जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है ना, वो हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कॉपी होता है क्या? एमआरएनए के अंदर। और जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो एक ही करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन की है, बाकी की सारी तो गलत हो गई है ना, ये वाली भी गलत हो गई। करेक्ट स्टेटमेंट एक ही है, कौन सी? आरएनए पॉलीमरेज वाली। सही बोल रहे हैं कि अगर जो हमारा रो फैक्टर है, ठीक है, यहाँ पे ये रो फैक्टर होता है, ये प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए जुड़ता है, और एक हमारा सिग्मा फैक्टर होता है प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए जुड़ता है, ठीक है। तो ये बात सही है। अब चलते हैं आगे। Nowadays, it is possible to detect the mutated gene causing cancer, allowing a radioactive probe to hybridize its complementary DNA in a clone of cells, फॉलोड बाय इट्स डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। बिकॉज वो बोल रहे हैं आजकल ऐसा पॉसिबल है कि हम म्यूटेटेड जो जीन हुआ है ना कैंसर की वजह से, कि जो जीन म्यूटेट हो गया कैंसर की वजह से, उसको हम रेडियो एक्टिव प्रोब के साथ मिक्स करके एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना के टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कि मतलब ऑटो रेडियोग्राफी पे दिखता है नहीं दिखता है, उससे हम जो है म्यूटेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है बिकॉज का आंसर हो सकता है? कि ऐसा क्यों है? बिकॉज mutated gene partially appears on a photographic film. Mutated gene completely and clearly appears on a photographic film. Mutated gene does not appear on a photographic film as the probe has no complementary with it. ठीक है, ये बात एकदम करेक्ट है। देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे करेक्ट है। देखो ये हमारा ना टारगेट डीएनए होता है। मान लो ये वही वाला डीएनए है जो जिसमें हम कैंसर का म्यूटेशन है कि नहीं वो चेक कर रहे हैं। ये हमारा प्रोब है ना, ये हमारा प्रोब है। अब ये क्या होता है, इसको हमने दोनों को डीनेचर करके अलग कर लिया, अलग करने के बाद दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया, है ना। अब क्या होता है अगर यहाँ पे कोई भी म्यूटेशन होगी ना, क्योंकि मैंने जो यहाँ प्रोब लिया है ना वो इस डीएनए के रेस्पेक्ट में लिया है, तो अगर यहाँ पे कोई भी म्यूटेशन प्रेजेंट होगी ना तो उस रेस्पेक्ट में प्रोब जो है वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना पाएगा डीएनए के साथ, ठीक है। उस जो पर्टिकुलर डीएनए है उसके साथ अपना कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर प्रोब नहीं बना पाएगा। तो उसी वजह से यहाँ पे क्या एनालिसिस बैठेगा कि जो है
जो हमारा म्यूटेटेड जीन जो है वो अपीयर नहीं होता है, और अगर अपीयर नहीं हुआ इसका मतलब वो जीन म्यूटेटेड है। सिंपल, यहाँ से हमारी बात क्लियर हो जाती है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, ठीक है, जो हमारी पढ़ी है हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर के अंदर, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, वहां पे था एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट ई टू पावर आर टी, जहाँ पे ई रिप्रेजेंट्स, अच्छा वो बोल रहे हैं ई क्या होता है, तो द बेस ऑफ नंबर लोगरिथम्स, द बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल, द बेस। अच्छा देखो, अब ये बात है, ऑब्जर्वेशन कितना अच्छे से आप लोगों ने किया है पढ़ते वक्त, ठीक है, वहां पे साफ साफ लिखा है कि ई इज द बेस ऑफ नेचुरल लोगरिथम्स, ठीक है। बच्चे एक्सपोनेंशियल भी मार्क किए होंगे, पता नहीं, अब देखो यहाँ पे में भी इन्होंने भी 2 मार्क किया है तो कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन सिंपल सी बात है, ये आपकी किस पे डिपेंड करता है, अल्टीमेटली ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, वहां पे साफ साफ लिखा है नेचुरल लोगरिथम्स, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सेलेक्ट द करेक्ट पेयर सेलेक्ट करो। सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है, तो सब्सिडियरी सेल्स कहाँ पे पढ़े थे हमने, ये हमने पढ़े थे स्टोमेटल अपैरेटस में, जहाँ पे ये इस तरीके से स्टोमेटा बने हुए हैं, ठीक है, ये स्टोमेटा बने हुए और बाहर इनके सब्सिडियरी सेल्स होते थे, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं उनके बारे में, लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स इन एपिडर्मिस ऑफ ग्रास लीव्स, नहीं, ठीक है, ये हमारे बुलिफॉर्म सेल्स थे, सब्सिडियरी सेल्स नहीं होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, कंजंक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। इन डायकॉट लीव्स रूट बंडल्स आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक वॉल। देखो, जो हमारे वेस्क्यूलर बंडल्स है वो हमारे सराउंड तो होते हैं, लेकिन लीव्स में नहीं होते, कहाँ होते हैं, रूट में, तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन गलत मत कर देना। कंजंक्टिव टिश्यू बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं वेस्कुलर टिश्यू के आसपास, लेकिन रूट में होते हैं। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के बारे में बोल रहे हैं, सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कैम्बियल रिंग, ठीक है, तो इसी को प्रूव करने के लिए हमने साइड में एक इमेज दिया है कि ये हमारी क्या हुआ करती थी, ये हमारी मेडुलरी रेज हुआ करती थी। अब यहीं के सेल्स अगर मैरिस्टेमेटिक हो गए और इस तरीके से रिंग बना ली, तो वो रिंग किस तरीके से दिखेगी हमें बाद में, ये। और सिंस ये एक वेस्कुलर बंडल से दूसरे वेस्कुलर बंडल के बीच है, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, इंटरफेसिक्यूलर। आ गई बात समझ, तो ये हमारी यहाँ पे इंटरफेसिक्यूलर जो है कैम्बियम रिंग यहाँ पे बन गई। फाइन, ये हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है, ठीक है, और इस ऑप्शन के बाद हम इस पे इतना श्योर है कि हमको दूसरा पढ़ने की नीड नहीं है। अब चलते हैं आगे। इन सम मेम्ब्रेन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, in some members of which of the following pairs of families pollen grain retain their ability for months after release, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि पोलन की जो वायबिलिटी का था ना, उसका क्वेश्चन आया है चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से, क्वेश्चन आया है पोलन वायबिलिटी का। बोल रहे हैं कि कौन सी स्पीशीज में पोएसी 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 कहीं पे भी नहीं था, वहां रोजेसी और लेग्यूमिनोसी था। अगेन इजी ऑप्शन दिया, अगर रोजेसी एक और में देते तो कंफ्यूजन हो सकता था, वहां साफ साफ लिखा है कि मंथ्स के लिए जो वायबिलिटी आती है वो रोजेसी और लेग्यूमिनोसी की आती है, ठीक है, पोएसी नहीं है, वहां ध्यान रखना। अब उसके बाद चलते हैं आगे। विच इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का क्या रोल है, सिंपल बात है, आरएनए 1 का रोल था आरआरएनए को करने में, ठीक है, 2 का रोल था एमआरएनए को करने में, 3 का रोल होगा टीआरएनए को करने में, ट्रांसक्राइब करने में, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड लिखा है, तो सिंपल ट्रांसक्राइब्स टीआरएनए, बाकी और कुछ नहीं होगा। टीआरएनए और किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आंख बंद करके इसे मार्क कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, both ATP and NADPH2 are synthesized during non-cyclic phosphorylation, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ये बात एकदम ठीक है। फिर है स्टोमल एमिले हैव फोटोसिस्टम 1 ओनली एंड लैक NADP रिडक्टेज, ये बात भी ठीक है। ग्रैनल एमिले हैव बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड 2, ये बात भी ठीक है। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो है वो हमारा इन्वॉल्व बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड सेकंड, नहीं, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में दोनों चीजें नहीं होती है, ये देखो, इसको डिनोट करने के लिए मैंने एक इमेज बनाई है कि साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में केवल एक फोटोसिस्टम 1 जो होता है वही इन्वॉल्व होता है, दोनों फोटोसिस्टम नहीं होते, तो ये ऑप्शन जो है हमारा वो गलत हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारे यहाँ पे वो करेक्ट है, ठीक है। तो देखो, फ्यूजन ऑफ द टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगैमी, जो हमारे दो सेल्स का फ्यूजन है उसको कैरियोगैमी बोलते हैं क्या। फिर फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म
करेक्ट स्टेटमेंट बतानी, ध्यान रखना है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, देखो दो सेल का बोल रहे हैं, न्यूक्लियस के उसको बोलते हैं कैरियोगेमी की, जहाँ न्यूक्लियस फ्यूज कर गया, तो ये तो करेक्ट नहीं है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल ऑन ऑन नॉन मोटाइल, ये तो अजीब सा ऑप्शन है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन तो हो रहा है लेकिन दो मोटाइल और एक नॉन मोटाइल ऑन नॉन मोटाइल दिया है, तो क्वेश्चन ही अजीब सा है। ठीक है, इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज सैप्रोफाइट्स, जो ऑर्गेनिज्म हमारे लिविंग प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं उनको हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। और सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड शीथ सेल्स, ये ऑप्शन भी गलत है। तो जो हमारा आंसर हो गया वो क्या हो गया, सैप्रोफाइट्स, जो हमारे लिविंग प्लांट्स पे वो करते हैं डिपेंड, वो हमारे हो गए सैप्रोफाइट। अब देखो आगे चलते हैं, बात करते हैं अगेन बायोमोलिक्यूल से अगेन क्वेश्चन लग रहा है। हाँ, तो प्रोटीन, प्रोटीन के लिए बोल रहे हैं कि प्रोटीन क्या होता है। अच्छा, ये तो बॉन्ड्स के ऊपर है। प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, जिसको माँ के वो आराम से आंख बंद करके सही ऑप्शन टिक कर देगा। न्यूक्लिक एसिड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते हैं। अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। पॉलीसेकेराइड के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो देख लेते हैं, ए का फोर्थ है, ए का फोर्थ है दो ऑप्शन में। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ। उसके बाद देख लेते हैं, बी का फर्स्ट है, बी का फर्स्ट एक ही में है फर्स्ट में, तो मार्क कर देते हैं फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स इन डीएनए कॉल्ड एज, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन तो ठीक है, ऑप्शंस अच्छे हैं। देखो वहां पे क्या बोलते हैं कि रेपिटेटिव डीएनए के लिए तो ये बात बोली गई है जो ऊपर दिया है, ठीक है, लेकिन बाद में जाके बोला है रेपिटेटिव डीएनए सैटेलाइट डीएनए एक ही बात होती है। तो जब भी क्वेश्चन में अलग से मेंशन्ड है रेपिटेट, अगर सैटेलाइट केवल होता रेपिटेटिव नहीं होता तो सैटेलाइट वुड हैव बीन आंसर, लेकिन जो बात एग्जैक्टली जिस टर्म के लिए बोली गई है हम उसी को मार्क करेंगे, सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो अब बात करते हैं, बोल रहे हैं अगेन हमारा मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आया है। तो ये जो है ये थोड़े से डिफिकल्ट पोर्शन ही पड़ता है मिनरल न्यूट्रिशन का, क्योंकि ये नाइट्रोजन साइकिल की बात की जाती है, बच्चों को यूजुअली याद नहीं होता। तो हम इजी से स्टार्ट करते हैं। देखो, और कुछ भी हमें नहीं पता होना तो इतना तो हमें पता होता है कि जो राइजोबियम होता है ना, वो कन्वर्जन ऑफ अमोनिया, डीनाइट्रिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक, ये वाला, ठीक है। तो ये जो राइजोबियम है हमारा वो क्या कराता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया कन्वर्जन करा देता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन में देख लेते हैं, क्या हमारा बी का फोर्थ है, बी का फोर्थ है किसी में मेंशन्ड, ठीक है, तो बी का फोर्थ एक ही में मेंशन्ड है, हम और ज्यादा नहीं सोचेंगे और इसको मार्क कर देंगे। बाकी के ऑप्शन भी देख लेंगे, ए का सेकंड दिया है, ए का सेकंड नाइट्रोकोकस जो है कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट कराता है, थायोबैसिलस जो है वो हमारा डीनाइट्रिफिकेशन कराता है, और नाइट्रोबैक्टर जो है वो क्या कराता है हमारा, नाइट्रोबैक्टर के लिए कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट कराता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हमारा पोर्शन स्टार्ट हो गया जुओलॉजी का, फटाक से इसको भी कंप्लीट करेंगे। अ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस आइडेंटिफाइड बाय एंडोन्यूक्लियस टू मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करते हैं ना, याद है कहाँ पे पढ़ा है, बायोटेक में पढ़ा है। तो एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन जो एक कट करने के लिए काम आता था, आंख बंद करके टिक कर देंगे पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम, फ्रूट फ्लाई के पास 8 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, 2n हो गया जो कि इन ईच सेल ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 फेज इज 8, ठीक है, G1 फेज पे अगर 8 है तो व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर S फेज। तो एनसीईआरटी में साफ साफ एक बात लिखी है कि हमारा डीएनए तो डबल हो जाता है, डीएनए तो डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम। ओके, तो क्रोमोसोम नंबर हमारा सेम रहता है हमेशा। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन है, क्वेश्चन में पूछा है कि माइटोसिस के बाद क्रोमोसोम अगर ये है तो आफ्टर एस फेज क्रोमोसोम क्या होंगे, सेम होंगे 8। ठीक है,
आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली म्यूसिडे। बहुत अच्छी जगह से क्वेश्चन आया, कहाँ से, चैप्टर 1 में से आया, जहाँ पे हमें एक टेबल दिया था, जहाँ पे क्या क्या था, ह्यूमन था, हाउस फ्लाई था, मैंगो था और वीट था। ठीक है, उसके लिए हमारा यहाँ से क्वेश्चन आया है। चैप्टर फर्स्ट में 11th क्लास द लिविंग वर्ल्ड में एक टेबल दिया था, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फैमिली म्यूसिडे। म्यूसिडे से कौन बिलोंग करती है, मुस्का, डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सही हो गया। अब उसके बाद चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन में गिवन है सकस एंटेरिकस इज रेफर टू एज, आंख बंद करके इंटेस्टिनल जूस। विथ रिगार्ड टू इंसुलिन चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंसुलिन के रिगार्ड में करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे, तो बोल रहे हैं सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। सी पेप्टाइड मैच्योर इंसुलिन में नहीं प्रेजेंट होता, ये बात ठीक है, नहीं प्रेजेंट होता। द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है सी पेप्टाइड, नहीं, मैच्योर बनता है तो नहीं होता सी पेप्टाइड। द प्रो इंसुलिन है सी पेप्टाइड, होता है, बिल्कुल होता है प्रो इंसुलिन, जो प्रिकर्सर होता है उसमें। ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ये भी बात एकदम ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शन हमारे ठीक हो गए, दिया है नीचे ए, सी और डी ओनली, तो मार्क कर देंगे, सही है, आराम से, इजी क्वेश्चन है। पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल की आरबीसी पे ए ब्लड ग्रुप का शुगर भी प्रेजेंट है और बी ब्लड ग्रुप का भी शुगर प्रेजेंट है, तो उसकी बॉडी में क्या खास बात होगी, उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बनेगी ए और बी के रिगार्डिंग, है ना, क्योंकि ऑलरेडी दोनों शुगर्स प्रेजेंट है। तो देखो क्या ऑप्शन बोल रहे हैं, दिस इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसीज, नहीं, एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस ए बी इन द प्लाज्मा, नहीं, प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंटी बी ऑन आरबीसीज, नहीं, आरबीसीज पे तो एंटीबॉडीज होती है, वो तो प्लाज्मा में बनती है, तो एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंटी बी इन प्लाज्मा, दिस वन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, इन क्रॉस बिटवीन मेल एंड फीमेल बोथ heterozygous सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो अगर दोनों heterozygous है तो क्रॉस कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, HbA HbS है एक पेरेंट, और दूसरा पेरेंट अगेन HbA HbS है, गैमीट्स बना लेते हैं, HbA बन जाएंगे, HbS बन जाएगा, HbA बन जाएंगे और HbS बन जाएगा। ठीक है, फ्यूजन करा दो, ये हमारा HbA HbS हो गया, सॉरी HbA HbA हो गया, दूसरा वाला HbA HbS हो गया, तीसरा HbA HbS हो गया, और लास्ट वाला क्या हो गया हमारे पास, HbS HbS हो गया। ठीक है, तो ये हमारा HbS HbS। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी विल बी डिजीज, तो डिजीज में क्या, केवल जो अफेक्टेड है उसका फिनोटाइप देंगे, तो क्या देंगे, 25% वुड बी द आंसर। ठीक है, 100% में से 25% कर लो, सही आंसर आ जाएगा। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस टू फाइब्रिन। ठीक है, देखो इसके अंदर ना क्या क्या दिया है, थ्रोम्बिन, रेनिन, एपिनेफ्रिन और थ्रोम्बोकाइनेज। तो रेनिन और एपिनेफ्रिन का तो यहाँ पे कुछ काम नहीं है, थ्रोम्बोकाइनेज और थ्रोम्बिन में कंफ्यूजन हो सकता है, तो एक ध्यान रखना बात, ध्यान कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कराने के लिए थ्रोम्बोकाइनेज यूज आता है, थ्रोम्बोकाइनेज। लेकिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कराने के लिए क्या काम में आता है, थ्रोम्बिन। ठीक है, तो आंसर वुड बी व्हाट, थ्रोम्बिन। आगे चलते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोलाई। ठीक है, एनसीईआरटी में टेबल मेंशन की हुई है, तो वो बोल रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर किसका क्या होता है, तो 95 हमारे सेल लेवल पर मतलब जाता है तब होता है, तो एल्वियोलाई पे सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम 104 एंड 40, 104 इज द मैक्सिमम, 159 इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। वैसे भी यहाँ पे CO2 0.3 दिया है जो कि गलत है। ठीक है, क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakening, paralysis of skeletal muscle is called। ठीक है, तो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो सबसे पहले तो देखो आर्थराइटिस तो एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, जो कि हमारा या तो ओल्ड एज में होता है या फिर प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं तो होता है। गाउट हमारा यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से जॉइंट पेन हो जाता है, वो भी नहीं है। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ना एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, ध्यान रखो। तो ऑटो इम्यून केवल एक बचा, जो कि है हमारा माइस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है, लेकिन उसके अलावा सिम्टम्स देख लो, वो बोल रहे हैं फैटीग होती है, वीकनेस होता है, पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल हो जाता है। ये बात हमने पढ़ी है लोकोमोशन एंड मूवमेंट ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। माइस्थीनिया ग्रेविस इज द करेक्ट ऑप्शन।
अब देखो, which is the only enzyme that has capability to catalyze initiation, elongation, termination in the process of transcription in prokaryotes. ठीक है, तो prokaryotes में कौन सा एक ऐसा एंजाइम है, ओनली एंजाइम, जो ट्रांसक्रिप्शन में काम आ रहा है? तो सिंपल आंख बंद करके आरएनए पॉलीमरेज मार्क करना है, और कौन सा वाला? डीएनए डिपेंडेंट वाला। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा फर्स्ट वाला। Which of the following RNA is not required for synthesis of protein? प्रोटीन के लिए कौन सा आरएनए रिक्वायर्ड नहीं होता? mRNA होता है, tRNA बिल्कुल होता है, rRNA भी होता है, siRNA नहीं होता है। ठीक है, तो इसको मार्क कर देंगे। Which one of the following is an example of hormone releasing IUD? hormone releasing IUD कौन सी होती है? CUT, CU7 और मल्टीलोड 375, ये सारे कौन से हैं? कॉपर रिलीजिंग। बचा कौन सा? ये सारे हैं कॉपर रिलीजिंग, तो बचे कौन से? लास्ट LNG20। अब उसके बाद इफ एडेनिन मेक्स 30% ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि अगर एडेनिन का 30 है तो थाइमिन भी 30 हो जाएगा, सिंपल, क्योंकि दोनों का कंपोजिशन सेम रहता है। और अगर हमने टोटल को 100% मान लिया तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑफ द मॉलिक्यूल व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन? ठीक है, तो अगर हमने टोटल को 100% मान लिया और इनको ऐड कर दिया तो ये तो आ गए 60। अब 60 में से 60 कौन हो गए? देखो, a प्लस टी इज इक्वल्स टू जी प्लस सी होता है। ठीक है, तो हमारा अगर ये 60 आ गया तो ये हमारा यहाँ पे, सॉरी एक सेकेंड, ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया? a प्लस टी अगर 60 आ गया, और ये जो है हमारा टोटल कितना होता है? 100। तो 60 में से अगर मैं 100 माइनस, या 100 में से 60 अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचता है? 40। 40 बच गया। अब 40 को मेरे को इक्वली डिवाइड करना है, अगर किसके अंदर? गुआनोसिन और साइटोसिन में। तो 20 इसका, 20 इसका। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया इजीली। क्या है ऑप्शन? सी वाला ठीक लग रहा, सी वाला ठीक है एकदम, कि टी हमारा 30 निकल गया, G20 और सी भी 20। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब उसके बाद चलते हैं आगे। एस्परजिलस नाइगर, अच्छा, ये हमारा आया है माइक्रोब से। ठीक है, तो इसमें अगर हमको कुछ भी नहीं पता होता ना, तो एक बात जरूर पता होती है। वो क्या पता होता है? कि लैक्टोबैसिलस तो पक्का हमारा लैक्टिक एसिड ही बनाता है। अब पहले ऑप्शन देख लेते हैं, डी का कहीं सेकंड दिया है क्या? तो डी में सेकंड एक ही जगह दिया है। ओ वाह, ये तो हमारा आंख बंद करके हम इसको मार्क कर सकते हैं, सही हो गया, बाकी हमें करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। आगे चलेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमारा टाइम बच जाता है बेसिकली, और हमें वही पैटर्न फॉलो भी करना है। रीड द फॉलोइंग, जो हमारी स्टेटमेंट है उसको पढ़ो। तो मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेल्मिन्स, गलत है। कहाँ पे होता है? सीलेंट रेट्स में। पहले ही पढ़ के हम अलग करते जाएंगे। इकाइनोडर्मेटा इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्टोब्लास्टिक एंड सीलोमेट, ठीक है। राउंड वॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कॉम्प्लीट्स आर प्रेजेंट इन टिनोफोर्स, हेल्प इन डाइजेशन, गलत। लोकोमोशन, ठीक है। और वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये भी ठीक है। तो अब देखो क्या बोल रहे हैं, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द, ठीक है, तो करेक्ट हमने ऑलरेडी चूज कर लिए, कौन से हैं? बी, सी और ई। तो देख लेते हैं बी, सी और ई। ठीक है, ये वाला हमारा करेक्ट हो गया। अब देखो आगे चलते हैं। रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स, ठीक है, तो जो हमारा रिसेप्टर्स है स्पर्म बाइंडिंग के, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो देखो, इसके लिए मैंने एक डायग्राम शो किया है यहाँ पे, और उस डायग्राम को शो करने का कंटेक्स्ट जो है हमारा, वो ये है कि कोरोना रेडिएटा को पियर्स करके जो सबसे हमारी मेम्ब्रेन आती है ना अंदर, जो हमारी न्यूक्लियस को लेकर जाती है, वो हमारी जोना पैलुसिडा होती है। फाइन। तो जोना पैलुसिडा के पास जो है हमारे स्पर्म के बाइंडिंग के रिसेप्टर होते हैं। जैसे ही एक बार एक स्पर्म आके जोना पैलुसिडा पे बाइंड कर जाता है या कोरोना रेडिएटा पे, वो बाकी सारी स्पर्म की एंट्री को रोक देता है। ठीक है, तो जो हमारा कोरोना रेडिएटा पे वो सेल्स हैं केवल, वहां पे कोई बाइंडिंग साइट प्रेजेंट नहीं होती। बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है एक मेम्ब्रेन जो हमारी हो गई जोना पैलुसिडा। फाइन, सारी और भी चीजें दी है, ये विटेलाइन मेम्ब्रेन है, प्री विटेलाइन मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से कोरोना रेडिएटा पे कोई हमारा स्पर्म बाइंडिंग साइट प्रेजेंट नहीं होते। जोना पैलुसिडा के ऊपर जो हमारी इकलौती ऐसी मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर स्पर्म बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होते हैं, ये अगर थोड़ा सा डीप में पढ़ा होगा तो पता होगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन। अब उसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं, वही अगेन आई गेस, हाँ, ये एनिमल किंगडम से क्वेश्चन आया है। बोल रहे हैं मेटामेरिज्म कौन शो करता है? केनाल मेटामेरिज्म जो है वो कौन शो करता है? कैनाल सिस्टम कौन शो करता है?
कैनाल सिस्टम इजीली आंख बंद करके मार्क करेंगे, पोरिफेरा। ठीक है, कॉम्प्लेट्स कौन, टीनोफोरा। नीडोब्लास्ट जो है वो हमारे सीलेंट्रेटा को बोलते हैं। मेटामेरिज्म हमारा जो है एनालिड्स का हो गया। अब उसके बाद देखते हैं आगे ऑप्शन क्या क्या आ गए यहाँ पर। सबसे पहले कैनाल सिस्टम जो है हमारा, जो वाटर कैनाल सिस्टम है, ए का सॉरी बी का फोर्थ, बी का फोर्थ। ठीक है, दो ऑप्शन में गिवन है। कंफ्यूजन हमें कहाँ पे आ गई, कंफ्यूजन हमें एक जगह आ गई केवल, यहाँ पे सी वाले में फर्स्ट और सेकंड गिवन है, तो सी का हमारा क्या निकल रहा है, सी का हमारा निकल रहा है सेकंड, तो हम आंख बंद करके मार्क कर देंगे थर्ड वाला। देखो थर्ड में क्या है, ए का थर्ड हो गया, सही है। बी का फोर्थ हो गया, सही है। सी का सेकंड हो गया, ठीक है। और नीडोब्लास्ट का सीलेंट्रेट्स हो गया, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं आगे। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट्स आरबीसीज फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो ये जो हार्मोन है ना, एक्सक्रीटरी जो हमारा सिस्टम वाला चैप्टर है उसके अंदर मेंशन है, ये जो हार्मोन है ये हमारे सीक्रेट करते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द बॉडी। ये तो अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से पता है तो, लेकिन देखो पैनक्रियाज के सेल्स का आरबीसी से कुछ नहीं लेना, एडिनोहाइपोफाइसिस का भी कुछ नहीं लेना। हम कंफ्यूज कहाँ हो सकते हैं, बोन मैरो में, क्योंकि वहां पे ही होता है आरबीसी फॉर्मेशन। तो इसीलिए हमको ध्यान रखना है, आज से नहीं भी पता था तो अब से ध्यान रख लो। अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज भी होता है ना, तो वो क्वेश्चन को छोड़ देना होता है, अटेम्प्ट नहीं करना होता, ताकि नेगेटिव ना हो। ठीक है, तो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी हो गए। अब उसके बाद बात करते हैं वेनेरल डिजीज की। तो वेनेरल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू, किससे स्प्रेड हो सकती है वेनेरल डिजीज, तो देखो वेनेरल डिजीज सबसे पहले तो क्या होती है, लिखा है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। कैन स्प्रेड थ्रू, किस किस से हो सकती है, यूजिंग स्टेराइल नीडल, नहीं, स्टेराइल यूज करोगे तो फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन है, नहीं होगा। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड परसेंट हो जाएगा, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस हो जाएगा, किसिंग से नहीं होगा क्योंकि ब्लड फ्लूइड चेंज होना चाहिए, इनहेरिटेंस से भी नहीं होता, जीन्स के थ्रू कभी भी एड्स नहीं आता। ठीक है, तो वेनेरल डिजीज में क्या क्या ऑप्शन हमारे पास सही हो गए, ए बी सी, ए गलत है, बी सी एक में ही है। देखो थर्ड वाला ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। हमारे बाकी दो ऑप्शन वो भी ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कॉकरोच, कॉकरोच के लिए कौन सा जो पोर्शन है वो इनकरेक्ट है, तो अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीका इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, यही गलत है। क्या होता है, मिडगट और हाइंडगट के जो जंक्शन होता है वहां पे क्या प्रेजेंट होती है, मैल्फिगियन ट्यूब्यूल, ना कि गैस्ट्रिक सीके, मैल्फिगियन ट्यूब्यूल। गैस्ट्रिक सीके कहाँ प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक सीके प्रेजेंट होती है एट जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट होती है क्या, गैस्ट्रिक सीके। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास, इन्होंने मिडगट और हाइंडगट दिया है जहाँ मेल्फिगियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा फर्स्ट वाला ही गलत हो गया। आगे चलते हैं। ठीक है, अगेन एनिमल किंगडम से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फाइसेलिया, ये सबके कॉमन नेम्स के ऊपर आया है, ये याद होते हैं, यूजुअली रटवा देते हैं याद करके। फाइसेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, लिम्यूलस हो गया, लिविंग फॉसिल, एनसाइक्लोस्टोमा हो गया, हुकवॉर्म, पिंकटाडा हो गया, पर्ल ऑयस्टर। ये याद रह जाते हैं, मतलब मुझे तो रह जाते हैं पर्सनली, और यूजुअली स्टूडेंट्स को सभी को रह जाते हैं, है ना। तो इसीलिए ये क्वाइट इजी क्वेश्चन है। तो फाइसेलिया इस पोर्टुगीज फर्स्ट, सेकंड, सेकंड में दो हो गए, फिर उसके बाद लिम्यूलस का थर्ड, बी का थर्ड, दो हो गए अगेन, फिर उसके बाद सी, सी का हमारा है फोर्थ, फोर्थ हो गया, तो ये हमारा है थर्ड वाला ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद देखो आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर्स हॉलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स, अच्छा क्वेश्चन, कि ये न्यूमेटिक और लॉन्ग बोन्स किसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो कौन हो गए, मतलब बेसिकली हमको यहाँ से बर्ड पता करनी है। ठीक है, तो बर्ड पता करनी है क्योंकि हॉलो और न्यूमेटिक बोन बर्ड में ही होती है। नियोफ्रॉन, पहला ऑप्शन ही आ गया। नियोफ्रॉन जो होता है वो कौन होता है, वल्चर। ठीक है, वल्चर होता है। उसके अलावा देख लेते हैं, ऑर्निथोरिंकस नहीं होगा क्योंकि ये होता है प्लाटिपस, मैक्रोपस नहीं होगा, हेमिडेक्टाइलस वॉल लिजार्ड नहीं होगी। ठीक है, तो आंसर हो गया नेफ्रॉन। आगे चलते हैं, सेंट्रियोल अंडरगो ड्यूप्लीकेशन ड्यूरिंग, अच्छी बात है। सेंट्रियोल ड्यूप्लीकेशन कहाँ होता है, देखो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर तो चल रहा होता है डीएनए रेप्लिकेशन।
और साइटोप्लाज्म के अंदर चल रहा होता है, ये बात लिखी है एनसीईआरटी में, हम लोग मिस कर जाते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर चल रहा होता है सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, क्योंकि दोनों की साथ में जरूरत है। और सेम चीज हो जाएगी क्या, एस फेज के अंदर, दोनों एस फेज के अंदर हो रहे हैं, ये हो रहा है न्यूक्लियस में और ये हो रहा है साइमल्टेनियसली साइटोप्लाज्म में, तो एस फेज इज द करेक्ट। ये थोड़ा सा गलत होने के चांसेस हैं, कुछ बच्चे जो कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ और टिक कर देंगे शायद, G2 या G1 कुछ। अब बात करते हैं आगे। During the process of gene amplification using PCR, if very high temperature is not maintained, अगर high temperature नहीं maintain करेंगे PCR में in the beginning, then which one of the following steps of PCR will be affected? देखो high temperature हमें maintain कराने का क्यों जरूरत होती है ना, high temperature से DNA के strands अलग हो जाते हैं easily, तो DNA के strand कौन से step में हम लोग अलग करा रहे हैं डीनेचुरेशन के अंदर, ठीक है, डीनेचुरेशन में। तो ऑप्शन में डीनेचुरेशन गिवन है, मार्क कर दो, ठीक है, ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन, ठीक है, बायोफोर्टिफिकेशन के लिए एक बात ध्यान रखो कि ये केवल न्यूट्रिएंट्स को इम्प्रूव करने के लिए कराते हैं और इनका कोई मकसद नहीं है। तो अब पढ़ते हैं। इम्प्रूव प्रोटीन कंटेंट, ठीक हो जाएगा। इम्प्रूव रेजिस्टेंट टू डिजीज, ये गलत हो जाएगा, क्यों, इनकरेक्ट पूछा है पहली बात तो कि नॉट एन ऑब्जेक्टिव, तो बायोफोर्टिफिकेशन में कभी भी डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी नहीं बनती है, वो प्लांट ब्रीडिंग वगैरह में बनती है। बायोफोर्टिफिकेशन में देखो बाकी विटामिन कंटेंट दिया है, इम्प्रूव माइक्रो न्यूट्रिएंट और मिनरल कंटेंट दिया है, तो ये बाकी के 3 ऑप्शन सही है, क्योंकि मैंने क्या बोला, बायोफोर्टिफिकेशन में एकमात्र ऑब्जेक्टिव होता है न्यूट्रिशनल कंटेंट बढ़ाना। अब उसके बाद आगे बात करते हैं 177 पे हम आ गए। डॉप्सन यूनिट्स आर यूज टू मेजर थिकनेस ऑफ, बहुत इजी, आंख बंद करके मार्क करेंगे, ओजोन, ठीक है, एनवायरमेंटल इश्यूज से क्वेश्चन है। स्पिंक्टर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंट इन, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ प्रेजेंट होती है, सिंपल बात है, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई प्रेजेंट होती थी हमारा जो पैनक्रियाज है और जो हमारा डियोडनम स्टार्ट हो रहा है उनके जंक्शन पे प्रेजेंट होती थी, ठीक है, तो ये हमारा हो गया जंक्शन ऑफ हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट एंड डियोडनम, इजी क्वेश्चन। सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट दी अल्वियोलाई, ठीक है, तो इसका मैं आंसर कर देती हूँ। देखो जब भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना होता है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो क्या फेवरेबल कंडीशन होती है कि PO2 हाई हो, PCO2 कम हो, H+ का कंसंट्रेशन कम हो और टेम्परेचर कम हो, तो जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन है वो अच्छे से बन पाता है। तो ये चारों कंडीशन कहाँ है देख लेते हैं, कौन से ऑप्शन में है, हाई PO2, लो PCO2, लेस H+ और लो, यही वाला फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। और इसकी जस्ट ऑपोजिट क्या, PO2 कम हो, PCO2 ज्यादा हो, टेम्परेचर H+ ज्यादा हो और टेम्परेचर भी ज्यादा हो, तो ऐसी सिचुएशन किसके लिए, ये डिसोसिएशन के लिए जो है वो काम में आती है। यहाँ पे फॉर्मेशन की बात पूछी है, ठीक है, फॉर्मेशन पूछा है यहाँ पे, ये देखो फॉर्मेशन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, करेक्ट पेयर को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, तो इनकरेक्ट पेयर को, सॉरी, इनकरेक्ट पेयर को आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, अगेन सेकेंडरी मेटाबोलाइट से क्वेश्चन है। एल्कलॉइड था कोडीन, ठीक है, ऊपर ही पढ़कर आए। टॉक्सिन है आबरीन, ऊपर ही देख कर आए। ड्रग्स है रिक्सीन, रिक्सीन जो है ड्रग नहीं होती, रिक्सीन होता है टॉक्सिन, ठीक है, टॉक्सिन होता है रिक्सीन, तो ये हमारा जो होता है वो गलत हो गया ऑप्शन। लेक्टिन्स भी कॉनकनावलिन है, तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो गलत हो गया। और वैसे जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाली टेबल थोड़ा सा बार बार देखने पे याद हो जाएगी, तो इतना कुछ जो है मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब उसके बाद बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ स्मूथ मसल, स्मूथ मसल का नेचर गलत तरीके से कौन बताता है। दीज मसल्स आर नो स्ट्रेशंस, ठीक बात है। आर ऑल इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक बात है। कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स इज परफॉर्म्ड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि इंटरकैलेटेड डिस्क केवल एक सेल में प्रेजेंट होती है, वो है हमारे कार्डियक सेल्स, ठीक है। अब चलते हैं आगे। फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अर्ली ट्रीटमेंट के लिए डायग्नोसिस और पैथोफिजियोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक इज वेरी यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन, इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जो अर्ली डिटेक्शन के लिए जरूरी है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, एक टेक्निक होती है जिसको हम एलिसा बोलते हैं, वो हमारे अर्ली डिटेक्शन के लिए काम में आ जाती है, तो आराम से हम मार्क कर सकते हैं।
अब मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों को मैच कर दो। वॉल्ट्स आईयूडीज चैप्टर 4 से क्वेश्चन आया 12th क्लास, ठीक है। तो वॉल्ट्स होता है आईयूडीज और वासेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी। पहले वासेक ट्यूबेक से शुरू करते हैं क्योंकि इजी होता है। तो देखो ट्यूबेक्टोमी इज तो रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। वासेक्टोमी इज रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस। पहले ऑप्शन में देख लेते हैं, डी का है 4th, एक ही जगह दिया है, सही है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे, हमें बाकी दोनों तो करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। द ऑर्गेनेल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर, ठीक है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कौन बनाते हैं, देखो आज से याद रख लेना, अब नहीं याद हो तो। ये बनाते हैं गर्ल वी सिस्टम, गर्ल वी। गर्ल में जी तो हो गया गोल्जी, ठीक है। ई आर हो गया, ई आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये हो गया लाइजोजाइम, लाइजोजोम, सॉरी लाइजोजोम। और ये हमारे हो गए क्या, वैक्यूल, ठीक है। तो बस उसी का ही देख लेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया गलत हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोजाइम वैक्यूल, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। Which stage of meiosis, meiotic prophase shows terminalization of chiasmata? वहां पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ते हैं हर एक फेज का। ये जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमारा है डायकाइनेसिस का। ऑप्शन में देख लेते हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, डायकाइनेसिस। देखो लिप्टोटीन के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक होते हैं। जाइगोटीन में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आ जाता है। पकाइटीन के अंदर क्रॉसओवर हो जाता है। यहाँ डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा। बचा कौन सा, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाते हैं कियास्मेटा। फाइन, आगे चलते हैं। अब हमारा सेक्शन भी जूलॉजी का स्टार्ट हो गया है। तो देखो विच ऑफ दीज इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ, एक्चुअली करने के बाद ना काफी वैसा हो गया है स्कैन करने के बाद। विच ऑफ दीज इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्क्चुरेशन इन ह्यूमन, ठीक है। तो पार्क्चुरेशन इनिशिएट करने के लिए कौन सा हमारा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। पार्क्चुरेशन यानी कि डिलीवरी इंड्यूस करने के लिए। तो इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशो, ये तो जरूरी है, इंक्रीज होगा तभी आगे जाके बात होगी। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ये भी होगा तभी तो लेबर पेन इंड्यूस होंगे, ठीक है। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ये भी जरूरी है क्योंकि यही जाके हमारी जो मसल वाली लेयर है, स्मूथ मसल लेयर जो है, उसको जाके कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बेबी को बाहर पुश करने में हेल्प करेगा। रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन यहाँ पार्क्चुरेशन में करने के लिए जरूरत नहीं है, इसके लिए हमको लैक्टेशन वाले पीरियड में प्रोलैक्टिन की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ नहीं होती, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, मोइट, ठीक है। तो मोइट के अंदर कौन सा स्टेप नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, काउ इज एडमिनिस्ट्रेड विथ हार्मोन हैविंग एलएच, यही ऑप्शन गलत है। नॉट अ स्टेप पूछा है, यही ऑप्शन गलत है। एलएच से नहीं करते हम लोग, करते हैं एफएसएच से, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। अब उसके बाद आगे चलते हैं, मार्क करते हैं। क्वेश्चन आया अगेन इकोलॉजी से, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, एलेन्स रूल। एलेन्स रूल जो है हमारा वो होता है कि पोलर रीजन में हमारे जो हमारे ईयर्स होते हैं वो बहुत ही छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया है। तो एलेन्स रूल हमारा हो गया पावर के लिए, सॉरी पोलर सील के लिए। अब उसके बाद फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन की अगर बात करें तो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन हमारी आ रही है कैंगरू रैट से। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन हमारी आ रही है कैंगरू रैट से। फाइन, अब उसके बाद बात करते हैं आगे। बिहेवियरल अडेप्टेशन हमारी आती है लिजर्ड से, और बायोकेमिकल अडेप्टेशन हमारी आती है मरीन फिश एट द डेप्थ में, ठीक है। तो एलेन्स रूल सबसे पहले मार्क कर लेते हैं, पोलर सील के अंदर देखने को मिलता है। तो ए का हमारे पास 4th है, चारों ऑप्शन में दिया है। बी देख लेते हैं, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन कैंगरू रैट, तो बी हमारा फर्स्ट 2 में दिया है। बिहेवियरल अडेप्टेशन सेकंड डेजर्ट लिजार्ड, तो ये हमारा अगेन 2 में दिया है। लास्ट वाला ऑप्शन है हमारा बायोकेमिकल अडेप्टेशन मरीन फिशेस एट डेप्थ, जो 3rd में दिया है। तो हम रूल कर पाए कि हमारा जो 3rd ऑप्शन है वो करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन में हमें एंड तक जाना पड़ जाता है। A person goes through high altitude and experiences altitude sickness with symptom like breathing difficulty and heart palpitation, ठीक है। रीजन क्या है, अच्छा ओके, इट वाज असर्शन, ये रीजन है इसका।
ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। तो रीजन भी ठीक है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, एजर्शन करके पहले रीजन का पता लगा लो। तो बोल रहे हैं ऑल्टीट्यूड सिकनेस हुई, क्यों हुई, क्योंकि इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई होती है। तो रीजन भी करेक्ट था हमारा यहाँ पे और एक्सप्लेनेशन भी ठीक था। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज द करेक्ट आंसर। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं 190 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू लिपिड्स। लिपिड्स के क्या क्या जो है स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पर है। तो देखो, लिपिड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड आते हैं। ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड नहीं आते हैं यहाँ पे एक्चुअली डबल बॉन्ड आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलेंगे। लैस्टीन इज अ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन इज अ ग्लिसरॉल। ठीक है, पाल्मिटिक एसिड हैज 20 कार्बन। नहीं, गलत है। एर्किडोनिक एसिड हैज 16 कार्बन। नहीं, ये भी गलत है। यहाँ पे 20 और 19 और 20 होते हैं रेस्पेक्टिवली। तो देखो, चूज करेक्ट ऑप्शन। कौन कौन से हमारे हो गए, बी और सी। तो देखो, बी और सी थर्ड में है, सो थर्ड वन इज करेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगेन टेबल आ गई है। स्कैप्यूला, क्रैनियम, स्टर्नम। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, मैंने काफी टाइम बाद एक क्वेश्चन देखा स्केलेटल सिस्टम से, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन बना है। स्कैप्यूला, स्कैप्यूला जो होती है ना हमारी, वो ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है, इस तरीके से होती है, ट्रायंगल जैसी होती है स्कैप्यूला। ठीक है, पीछे को प्रेजेंट होती है, हम फील कर सकते हैं स्कैप्यूला। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं ए का फोर्थ कहाँ पे प्रेजेंट है। ए का फोर्थ दो में प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, अब देख लेते हैं बी का क्या है। बी का हमारे पास है क्रेनियम। क्रेनियम के अंदर ना फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट होते हैं, ये बात ध्यान रखने की होती है। तो ये फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट है। तो अब देखो बी का थर्ड, तो थर्ड और फोर्थ में से बी में थर्ड है, फोर्थ वाले में। ठीक है, तो फोर्थ इज आर करेक्ट ऑप्शन। अब आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल जंक्शंस दैट हेल्प टू स्टॉप the leakage of the substance, तो tight junction across the tissue and facilitation of communication with neighboring cells via rapid transfer of ions and molecules। ठीक है, तो ये वाले हो गए communication junction। ठीक है, gap junction। तो बोल रहे हैं कि कौन से जो हमारे जंक्शन है रेस्पेक्टिवली कैसे बता रहे हैं। मतलब फर्स्ट वाला तो हमारा हो गया टाइट जंक्शन का, कि भाई स्टॉप कर देगा ट्रांसफर का, और ये नेबरिंग सेल के बीच में कम्युनिकेशन कराएगा, तो ये हमारा गैप जंक्शन। तो दो हमारे हो गए। कौन से मैच करते हैं, गैप एंड एडरिंग रेस्पेक्टिवली, नहीं, टाइट एंड गैप रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हमारा टाइट और गैप हो गया यहाँ पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दिया है। The codon AUG codes for methionine and phenylalanine। गलत हो गया, AUG only codes for methionine and not for phenylalanine। ठीक है, तो ये गलत हो गया। स्टेटमेंट टू की बात करते हैं, तो AAA एंड AAG बोथ कोड्स फॉर अमीनो एसिड लाइसिन। तो देखो, पहली बात तो टीचर्स रिकमेंड नहीं करते हैं कि ये टेबल याद करो, बिकॉज ये टेबल काफी ज्यादा डिफिकल्ट पड़ जाती है याद करने के लिए, पर हम फिर भी देख लेते हैं कि AAA और AAG, AAA कहाँ पे मेंशन्ड है, AAA मेंशन्ड है यहाँ पर, एंड AAG, तो दोनों हमारे लाइसिन के लिए कोड करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो अभी हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या गिवन है, आर ट्रू, आर फॉल्स, नहीं, फोर्थ वाला ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, देखो, which of the following secretes hormone relaxin during the later phase of pregnancy। इसमें से कौन सा जो है रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है। ग्राफियन फॉलिकल का कोई काम नहीं है, वो डिजेनरेट हो चुका है। फीटस और यूट्रस भी नहीं करते, क्योंकि वो नहीं कर रहे होते हैं कभी भी। कॉर्पस ल्यूटियम हमारा एक ऐसा जो है चीज है जो हमारा रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है प्रेगनेंसी के बाद। अब उसके बाद बात करते हैं, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अबाउट प्रोस्टोमियम ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के प्रोस्टोमियम के लिए क्या ठीक है यहाँ पे। ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो प्रोस्टोमियम की लोकेशन देख लो, यहीं आगे को एकदम प्रेजेंट है, ये रहा। ठीक है, तो ये प्रोस्टोमियम हो गया। अब उसके बाद देखो क्या है, इट सर्व्स एज कवरिंग फॉर माउथ, माउथ की कवरिंग के लिए होता है ये। इट हेल्प्स टू ओपन क्रैक्स इन सॉइल इनटू विच इट क्रॉल। ठीक है, तो ये ओपन जो सॉइल है ना, सॉइल के अंदर इस तरीके से क्रैक्स को ओपन कर देता है और उसके अंदर को ये चला जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात भी यहाँ पे ठीक है। उसके बाद
इट इज वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर, ये सेंसरी स्ट्रक्चर भी होता है। तो ये तीनों बातें अब तक ठीक है। इट इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी, नहीं ये बॉडी का फर्स्ट सेगमेंट नहीं होता। तो इस अकॉर्डिंग ए, बी और सी जो स्टेटमेंट्स है हमारे वो यहाँ पे करेक्ट है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हिस्टोन्स इज रॉन्ग, हिस्टोन के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? हिस्टोन ऑर्गेनाइज द यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल, ठीक है। द पीएच ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक, नहीं। डीएनए का पीएच एसिडिक होता है, हिस्टोन का हमेशा बेसिक होता है, तभी डीएनए उसके अराउंड बाइंड करता है। अब ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर, तो इसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ साइड में दो सार्कोमियर, एक ये सार्कोमियर और एक ये सार्कोमियर, दोनों की मैंने इमेज शो करी है। दोनों भी जो सार्कोमियर है उसके अंदर हमारा देखो क्या क्या होगा। हम ऑप्शन वाइज पढ़ते जाते हैं। तो एच जोन डिसअपियर, एच जोन जो है हमारा वो डिसअपियर हो जाएगा क्या, ठीक है। तो अगर दो सार्कोमियर पास आएंगे तो एच जोन धीरे धीरे गायब होता जाएगा, ये बात ठीक है। ए बैंड वाइडन्स, ए बैंड वाइड कर जाएगा क्या, अगर दो सार्कोमियर एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं तो ए बैंड जो है हमारा वो जो है वो वाइड नहीं करेगा, वो भी नैरो होता जाएगा। तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है। आई बैंड रिड्यूसेस इट्स विड्थ, आई बैंड की विड्थ, ये वाला हमारा आई बैंड हो गया, तो ऑब्वियसली दो सार्कोमियर पास आ रहे हैं तो वो वाइड तो करेगा नहीं, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये वाला हमारा सही ऑप्शन। मायोसिन हाइड्रोलाइजेस एटीपी रिलीजिंग एडीपी एंड पीआई, तो जो मायोसिन है जो, ठीक है, जो हमारा मायोसिन वाला पोर्शन है वो हमारा एटीपी को यूज करेगा और एडीपी और पीआई को रिलीज करेगा। ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही हो गया, ठीक है। फिर Z लाइन अटैचेस टू एक्टिन्स आर पुल्ड इनवर्ड्स, ठीक है। तो जो हमारी Z लाइन है ना, जो हमारी एक्टिन को अटैच करती है वो अंदर को आ जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे पास आते जाते हैं आते जाते हैं आते जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स में देख लो एकदम ये इस तरीके से ये अंदर को भी पुल करनी पड़ जा सकती है हमको, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे एकदम इस तरीके से अंदर को पुल कर गई, ये बात यहाँ पे हमारी खत्म हो गई। तो अब देखो ये भी ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन ठीक हो गए, ए ठीक है, सी ठीक है, डी ठीक है और ई ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या ऑप्शन हो गया, ए सी डी ई, ए ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट है वही करेक्ट है। एडिनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इनटू, ठीक है। तो ये जो हमारी एडीए डेफिशिएंसी है वो किसके अंदर जाती है, वहां साफ साफ लिखा है इम्यून रिस्पॉन्स का डिस्फंक्शन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। देखो 199 जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि इवोल्यूशन से आया है, तो इजी क्वेश्चन है। अडेप्टिव रेडिएशन सबसे पहले ऑप्शन में देखेंगे डार्विन फिंचेस, तो अडेप्टिव रेडिएशन एक का फोर्थ एक ही में है, तो एक का फोर्थ जो है हम फर्स्ट ऑप्शन मार्क कर देते हैं। बाकी सारे ऑप्शंस भी इजी हैं, आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं लास्ट फाइनली हमारा आखिरी का क्वेश्चन आ गया 200। तो ये हमारा यहाँ पे अगेन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से पहला एक क्वेश्चन हमने देखा, वो क्या है, फिलारियासिस। फिलारियासिस जो है हमारा वो ब्यूशेरेरिया बैनक्रॉफ्टी से रिलेटेड है, अमीबाइसिस एंटामीबा हिस्टोलाइटिका से रिलेटेड है। तो देख लेते हैं, ए का थर्ड बी का फोर्थ, ए का थर्ड बी का फोर्थ, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो ये हमारा जो है हमने क्या सॉल्व कर लिया है, पूरा नीट का पेपर यहाँ पे हमने एक डिटेल्ड उसका देख लिया है, उसके सारे आंसर समझ लिए हैं कि किसका क्या किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या होता है। सबसे पहली बात तो टाइम मैनेजमेंट सबसे जरूरी होता है, और हम बायो के पेपर में सबसे मैक्सिमम टाइम को हम बचा सकते हैं, तो वही हमें यहाँ पे करना होता है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री का वैसे काफी ज्यादा यूजुअली हमें कंसेप्चुअलाइज पेपर होता है, तो मेहनत लगती है करने में। अब इस साल के पेपर की बात करते हैं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री काफी सारे बच्चों से बात करने के बाद ये पता लगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो था कंपैरेटिवली थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड, और फिजिक्स का थोड़ा ज्यादा टाइम टेकिंग जो था पोर्शन आया था, डिफिकल्ट बता रहे हैं बच्चे उसको, जबकि मैं मानती हूँ बायो में 5 से 7 मैक्सिमम, या लाइक जो यूजुअली बहुत अच्छे से जिनको कंठस्थ है एकदम ब्लड वेजल्स में जिनको बायो है, उनके लिए तो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ सोचने की जरूरत है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जो आएंगे नहीं, ठीक है। तो वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर जो मैंने बायो का अब तक देखा ना वो यहाँ पे है। ज्यादातर क्वेश्चन उन चैप्टर से आए जिनसे हर बार उतने चैप्टर्स नहीं आते, क्वेश्चन नहीं आते, जैसे मॉलिक्यूलर से काफी कम क्वेश्चन आए, जेनेटिक्स से काफी कम क्वेश्चन आए यूजुअल जिस तरीके से आते हैं उससे, ठीक है। तो हमें ना यूजुअली क्या करना होता है, अपनी मेहनत बस इसी हिसाब से करनी
करनी है कि हम इंस्टेड ऑफ गोइंग कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, नहीं, हम जिस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं एटलीस्ट उसको अच्छे से प्रिपेयर कर ले, सो दैट उससे एक भी क्वेश्चन आए तो हम सही उसको टेक कर पाए। ठीक है, नीट के लाइव कोर्सेज इरबू एजुकेशन में आर गोइंग ऑन, तो उसको सब्सक्राइब करने के लिए, उसको खरीदने के लिए वी हैव गिवन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप जो है इस वीडियो को गोन थ्रू कीजिए और इस वीडियो को जो है अच्छे से समझिए कि किस तरीके से हमारा पेपर का पैटर्न बनता है और सॉल्व करने का क्राइटेरिया कहाँ होता है, किस टाइप के क्वेश्चन के आंसर हमें कहाँ पे मिलते हैं। सबसे पहले चैप्टर्स को रूल आउट करना होता है कि कौन कौन से चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इस साल कंपैरेटिवली काफी जो है हमारे इजी जो है क्वेश्चंस बने हैं। जैसा कि मैंने फिर बताया, इरबू एजुकेशन में नीट के लाइव कोर्सेज आर गोइंग ऑन, यू कैन जस्ट चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, आप वहां पे लिंक पे जाके उसको देख सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस, thank you so very much. I hope that I have cleared all your doubts regarding the biology paper. Thank you so very much.